हाँ जी +1। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। हाँ जी बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। लो जी बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से पहले कुछ एक टॉपिक थे आपके सिलेबस में जो कि डिलीट हो चुके। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को स्टार्टिंग में थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स वगैरह की ये सब डेफिनेशंस आप लोगों को पढ़ानी होती थी, लेकिन ये आप लोगों के सिलेबस से सारा का सारा रिड्यूस हो चुका। और जो ये पोर्शन है बच्चों, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले थ्योरी दी किसने थी बच्चों? थ्योरी दी थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नाम का बंदा था जिसने ये थ्योरी दी थी बच्चों। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट बच्चों, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि किसी भी सोर्स से अगर कोई एनर्जी एमिट होती है तो वो रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट होती है। किसी भी सोर्स से अगर कोई एनर्जी एमिट होगी तो वो एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट होगी और उस एनर्जी को बोला जाएगा रेडिएंट एनर्जी। सबसे पहला पॉइंट बच्चों, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? द एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, द एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, from any source will be in the form of radiations। वो जो एनर्जी एमिट होगी वो किसकी फॉर्म में एमिट होगी बच्चों? रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट होगी। एंड इज कॉल्ड, और उसको बोला जाएगा बच्चों रेडिएंट एनर्जी। एंड इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी, उसको बोला जाएगा रेडिएंट एनर्जी। वो जो एनर्जी एमिट होगी उसको बोला जाएगा रेडिएंट एनर्जी। सेकंड पॉइंट ये है बच्चों, ये जो रेडिएशंस होती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही कंटेन करती हैं। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। अब सर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे मूव करेंगे? बच्चों मैं कहता हूँ कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मैं कहता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है। मैं कहता हूं ये एक्स एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से मूव कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर कैसे मूव करेगा? अगर मैं कहता हूं ये अगर ये एक्स एक्सिस है और ये देखो ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जाएगा परपेंडिकुलर। एक बार दोबारा बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस अगर इस तरीके से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बच्चों ये, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से जाएगी। बोर्ड पे शो करना पॉसिबल नहीं है। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर मूव करेगा कुछ इस तरीके से। बस इसको आप, जैसे मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से लिया हुआ है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है जी बच्चों। तो सेकंड पॉइंट ये आता है कि दीज रेडिएशंस पोजेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड magnetic field which are moving perpendicular to each other, which are moving perpendicular to each other, perpendicular to each other, and also perpendicular to the direction of propagation, and also perpendicular to the direction of propagation, to the direction of propagation of radiations। रेडिएशंस जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड।
उसके भी परपेंडिकुलर मूव करेंगे। ठीक है जी बच्चों, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंटेन करती हैं ये रेडिएशंस। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो ये है बच्चों, ये रेडिएशंस जो होती हैं ये वेव कैरेक्टर कंटेन करती हैं। वेव नेचर होता है इनका, वेव की फॉर्म में मूव करती हैं, वेव की फॉर्म में मूव करती हैं बच्चों, वेव की फॉर्म में मूव करती हैं। तो वेव कैरेक्टर होता है इनका, और ये मूव करती हैं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेंगी। स्पीड ऑफ लाइट आप लोग जानते हो कितनी होगी बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो थर्ड पॉइंट क्या आता है बच्चों, थर्ड पॉइंट ये आता है कि दे पोजेस वेव कैरेक्टर, दे पोजेस वेव कैरेक्टर, ये वेव कैरेक्टर कंटेन करती हैं। एंड ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड ट्रेवल विद द, एंड ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब क्योंकि देखो ये रेडिएशंस वेव कैरेक्टर कंटेन करती है, तो मैं इनको चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलूं या मैं बोल दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक ही बात है बच्चों। सो दीज आर कॉल्ड, सो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोल सकता हूं मैं इनको। क्लियर है जी, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो बच्चों, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये है बच्चों कि ये जो रेडिएशंस होती हैं ये विजिबल भी हो सकती हैं और दीज कैन बी इनविजिबल। ये जो रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ये विजिबल भी हो सकती हैं और इनविजिबल भी हो सकती हैं। फोर्थ पॉइंट बच्चों ये है, दे कैन बी विजिबल, दे कैन बी विजिबल और इनविजिबल। लो जी, विजिबल भी हो सकती हैं और इनविजिबल भी हो सकती हैं। और बच्चों लास्ट पॉइंट ये आता है कि इनकी मूवमेंट के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। They do not require, they do not require any material medium, any material medium for their movement, any material medium for their movement। इनकी मूवमेंट के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये वैक्यूम में भी मूव कर सकती हैं, एयर में भी मूव कर सकती हैं, अगर एयर नहीं भी होगी तो भी ये मूव कर सकती हैं, ये वैक्यूम में भी मूव कर सकती हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये इनकी मूवमेंट के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, मटेरियल मीडियम अगर हो तो ठीक है, वहाँ भी मूव कर जाएंगी, लेकिन अगर मटेरियल मीडियम नहीं भी है तो भी मूव कर जाएंगी बच्चों। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कुछ एक पॉइंट हो गए। अब इनके वेव नेचर के बारे में पढ़ते हैं। जो इनका वेव नेचर होता है, वेव की फॉर्म में मूव करते हैं, तो वेव के बारे में पढ़ते हैं कुछ थोड़ा बहुत बच्चों। तो वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। आप लोग हेडिंग डालोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। हम लोग पढ़ते हैं वेव की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो जी, हाँ जी बच्चों, वेव कुछ इस तरीके से होगी। बच्चों यहां से लेके और यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा वेव का, इसको बोला जाएगा वेवलेंथ। इसको बोला जाता है वेवलेंथ। सबसे पहली डेफिनेशन ही यही आती है कि वेवलेंथ क्या होगा। इसमें आपको वेवलेंथ की डेफिनेशन बतानी है। वेवलेंथ को मैं लैम्डा से डिनोट करता हूँ। फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इसकी वेलोसिटी के बारे में बताना है बच्चों। इसके एम्पलीट्यूड के बारे में बताना है। अब कोई भी अगर रेडिएशन है, अगर वो वेव की फॉर्म में मूव कर रही है बच्चों, वेव की फॉर्म में अगर मूव कर रही है तो वो कुछ इस तरीके से मूव करेगी। अच्छा, इस वेव के बारे में देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चों, किसी भी वेव का यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको बोला जाएगा बच्चों क्रस्ट। इसको बोलता हूँ क्रस्ट। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, इसको बोला जाता है ट्रफ।
दिस इज ट्रफ एंड दिस इज क्रस्ट। तो ये क्रस्ट है बच्चों और ये क्या होगा, ट्रफ होगा। अब जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, मैंने बोला ये कंप्लीट वेव बन जाएगी, ये कंप्लीट वेव होगी बच्चों। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा, दिस विल बी अ कंप्लीट वेव, कंप्लीट वेव। अब ये देखो, और इसको मैं बोलूँगा बच्चों लैम्डा, लैम्डा बोला जाता है, लैम्डा, ठीक है। तो अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हाफ वेव बोलता हूँ, ये क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 2, और ये भी हाफ वेव हो जाएगी, इसको भी क्या बोलूँगा लैम्डा बाई 2। अब जरा इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये क्रस्ट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसको भी क्या बोला जाएगा बच्चों, ये भी क्या होगा, क्रस्ट होगा, ये भी क्या होगा, क्रस्ट होगा। और अगर मैं बात करूँ, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, इस वेव को मैं आगे कंप्लीट कर देता हूँ, इस वेव को मैंने आगे कंप्लीट कर दिया कुछ इस तरीके से बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसको क्या बोला जाएगा, इसको ट्रफ बोला जाएगा, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, उसको भी मैं क्या बोलूँगा, लैम्डा बोलूँगा। देखो आप, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये भी कंप्लीट लैम्डा बनेगा, ये भी कंप्लीट लैम्डा बनेगा। ये लैम्डा बाई 2, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। अगर मैं ऐड कर देता हूँ सभी को, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, देख लो कितना हुआ बच्चों, 4 एलसीएम आ गया, ये हो गया लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, विच विल बी 4 लैम्डा बाई 4 एंड इट विल बी कंप्लीट लैम्डा। तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या रहेगा बच्चों, लैम्डा रहेगा। दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको भी लैम्डा बोला जाता है। तो लैम्डा या वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या हुई, वेवलेंथ क्या होगी बच्चों, सबसे पहले डेफिनेशन आती है वेवलेंथ की। वेवलेंथ को मैं डिनोट करूंगा लैम्डा से। मैंने अभी आप लोगों को बताया ये कंप्लीट एक वेवलेंथ बनती है, एक वेव की लेंथ बनती है, जिसको मैं बोलता हूँ बच्चों वेवलेंथ बोल रहा हूँ इसको मैं लैम्डा से डिनोट कर रहा हूँ। ये लैम्डा बाई 2 हो गया और ये भी लैम्डा बाई 2 हो गया, दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लैम्डा बाई 2 हो गया और यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 2 हुआ बच्चों। हाफ वेव भी हो गई, हाफ वेव भी हो गई, दोनों को ऐड कर दिया, कंप्लीट वेवलेंथ बन गई। तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 तो कंप्लीट लैम्डा हो जाएगा। तो अगर मैं दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट ले लेता हूँ या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ ले लेता हूँ तो उनके बीच का भी जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या बनेगा, कंप्लीट लैम्डा बनेगा। तो इट इज डिफाइंड एज, मैं लिख सकता हूं इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, between two consecutive क्रस्ट और ट्रफ is called wavelength, is called wavelength, or it is denoted by, and it is denoted by, and it is denoted by लैम्डा। इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से, LAMBDA, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा। ये हुआ बच्चों वेवलेंथ के बारे में। अब मैं बात करता हूँ वेवलेंथ के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा इसकी यूनिट बच्चों, यूनिट भी पूछी जाती है, यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस है बच्चों, आप लोग जानते हो डिस्टेंस को आप किस में मापते हो, मीटर में मापते हो, सेंटीमीटर में नोट करते हो, या आप आंगस्ट्रॉम में, या आप नैनोमीटर में, या आप पिकोमीटर में, इनमें आप नोट करते हो। अब जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है ये नोट कर लेना, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा बच्चों। 1 एंगस्ट्रॉम रहता है बच्चों 10⁻⁻10 मीटर के। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर रहता है 10⁻⁻10 मीटर के। और आप लोग जानते हो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर की जगह अगर मैं 100 सेंटीमीटर रख देता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में। सीधी सी बात है। 1 नैनोमीटर रहता है 10⁻⁻9 मीटर। 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर रख देता हूँ, सो इट विल बी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर बच्चों, 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर, और ये हो जाएगा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये है लैम्डा को मापने के बच्चों यूनिट्स। ठीक है, अब देखो मैं बात करता हूं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं बच्चों। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ की डेफिनेशन वगैरह नोट कर लेना बच्चों। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोला जाता है बच्चों बारंबारता। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि मैंने कोई पर्टिकुलर पॉइंट उठाया और इस पर्टिकुलर पॉइंट से बच्चों ये वेव है। मैं कहता हूँ कोई पर्टिकुलर पॉइंट उठा लिया कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव पास कर रही हैं। इससे एक वेव पास कर गई, पर सेकंड में बोल रहा हूँ मैं, पर सेकंड, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव पास कर रही हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं। नंबर ऑफ वेव्स पास्ड थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव। उसको उसकी क्या बोला जाएगा बच्चों? फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। रेपिटेशन, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव पास कर रही हैं। फटाफट स्पीड से अगर मैं कहता हूं कि एक सेकंड में इस पॉइंट से 10 वेव पास कर गई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 हर्ट्ज। हर्ट्ज यूनिट रहती है बच्चों, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 हर्ट्ज, और मैं बोल सकता हूं 10 पर सेकंड, 10 साइकिल पर सेकंड लिख देता हूं बच्चों। साइकिल पर सेकंड होता है, साइकिल पर सेकंड। ठीक है, तो 10 वेव अगर मैं कहता हूं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में मूव कर गई, क्रॉस कर गई उसको, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 हो जाएगी। 20 कर गई तो 20 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ वेव्स पास्ड थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। तो सेकंड पॉइंट आता है बच्चों इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, वो होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं दिखाता हूं न्यू से। तो क्या बोलेंगे? न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं न्यू। तो नंबर ऑफ वेव्स पास्ड थ्रू अ पॉइंट in 1 second is called frequency of that wave, is called frequency of a wave। उसको उस वेव की क्या बोला जाएगा बच्चों? फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय न्यू। इसको न्यू से डिनोट करता हूं मैं, इसको न्यू से डिनोट किया जाएगा बच्चों। और इसकी जो यूनिट होगी बच्चों, इसकी यूनिट क्या होगी? मैं बोल देता हूं इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, और मैं इसको HZ से रिप्रेजेंट करता हूं। हर्ट्ज होता है बच्चों, या मैं इसको बोल सकता हूं कि 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू होता है बच्चों साइकिल पर सेकंड। ठीक है बच्चों, ये है फ्रीक्वेंसी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास कर जाते हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं बच्चों एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या हो गया? एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो क्रस्ट की जितनी हाइट होगी या ट्रफ की जितनी डेप्थ होगी बच्चों, ये मैंने वेव ली। इस वेव के अंदर अगर मैं बात करता हूं, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, इसको मैं क्रस्ट बोल रहा था, ये क्रस्ट होगा, और इसको बोला जाएगा बच्चों ट्रफ। ये ट्रफ होगा। क्रस्ट की जो हाइट होगी या ट्रफ की जो डेप्थ होगी, उसको क्या बोला जाएगा? एम्पलीट्यूड बोला जाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट टर्म आती है, वो होगी एम्पलीट्यूड। तो मैं बोल सकता हूं हाइट ऑफ, सीधा बोल सकते हो, हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ of a wave is called amplitude of a wave।
उसको उस वेव का क्या बोला जाएगा बच्चों, एम्पलीट्यूड बोला जाएगा, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल ए से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, इसको मैं स्मॉल ए से डिनोट करता हूँ। ठीक है जी बच्चों, ये था एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के बाद नेक्स्ट आता है बच्चों वेलोसिटी, यही लिख देता हूँ मैं, लो। नेक्स्ट जो हमारा आएगा बच्चों, नेक्स्ट विल बी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होगा, देखो वेलोसिटी बच्चों, वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस कवर। वेलोसिटी की अगर बात करता हूं बच्चों मैं, तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। अब जो डिस्टेंस है बच्चों, मैं यहाँ लीनियर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। लीनियर डिस्टेंस, ये जो वेव लीनियरली मूव कर रही है, पर सेकंड वेव कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, लीनियरली पर सेकंड वेव कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, उसको बोला जाएगा बच्चों उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस पर सेकंड, अरे डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्टिकुलर पार्टिकल पर सेकंड, उसी को तो उसका क्या बोला जाएगा बच्चों, डिस्टेंस बोला जाएगा। सॉरी, उसी को तो उसकी क्या बोला जाएगा, वेलोसिटी बोला जाएगा। तो वेलोसिटी क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अ वेव। और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, सीधी सी बात आप लोगों को पता है, v से डिनोट करता हूँ, इट इज डिनोटेड बाय v, और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड बोल दो, या आप यहाँ पे बोल सकते हो बच्चों मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हो, सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। इसके बाद आता है बच्चों वेव नंबर। इसके बाद आता है वेव नंबर। वेव नंबर कहता है कि नंबर ऑफ वेव कितनी आती हैं पर सेंटीमीटर लेंथ के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों 5th इज वेव नंबर, और वेव नंबर को मैं दिखाता हूं न्यू बार से। वेव नंबर को दिखाया जाएगा न्यू बार से। लो जी, सीधी सी डेफिनेशन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ waves present in 1 centimeter length is called wave number। wave number 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव आ रही हैं। 1 सेंट, देखो वेव की लेंथ बच्चों कितनी भी हो सकती है, लैम्डा कितना भी हो सकता है, लैम्डा इससे भी छोटा हो सकता है, लैम्डा और छोटा हो सकता है, लैम्डा और भी छोटा हो सकता है, और भी छोटा हो सकता है, और भी छोटा हो सकता है। वेव छोटी से छोटी भी हो सकती है और वेव बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। तो ये कह रहा है कि पर सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स आती हैं, उसको उसका क्या बोला जाएगा बच्चों, वेव नंबर बोला जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। ये लैम्डा का उल्टा होता है बच्चों, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, इस हिसाब से इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स बोल दो आप, मीटर इनवर्स। लैम्डा मीटर या सेंटीमीटर में अगर मैं ले रहा हूं तो सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक है जी बच्चों, ये हो जाएगा आपका वेव नंबर। वेव नंबर के बाद जो नेक्स्ट आता है बच्चों आप लोगों का, दैट इज पीरियड। वेव नंबर के बाद जो नेक्स्ट आप लोगों का आता है बच्चों, वो आता है पीरियड। अब पीरियड क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करने में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पास करने में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पास करने में कोई वेव कितना टाइम लेती है, दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ दैट, पीरियड फॉर दैट पर्टिकुलर वेव। तो बच्चों टाइम टेकन बाय अ वेव
बाय अ वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट, टू पास थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड पीरियड। उसको क्या बोला जाएगा? उसको पीरियड बोला जाएगा। कोई वेव किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पास करने में कितना टाइम ले रही है उसको बोला जाएगा पीरियड फॉर दैट पर्टिकुलर वेव, टाइम पीरियड फॉर दैट पर्टिकुलर वेव, एंड इट इज डिनोटेड बाय टो बोलते हैं बच्चों इसको। इट इज डिनोटेड बाय टो, और टो को रिप्रेजेंट करता हूं 1/ν से। ये होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। टो होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। ठीक है जी बच्चों, तो टो की यूनिट क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? पर सेकंड। तो टो की यूनिट क्या हो जाएगी इस हिसाब से? टो की यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ टो। अगर ये पर सेकंड है, यूनिट ऑफ टो देखता हूं मैं, तो ये था बच्चों पर सेकंड। ये पर सेकंड ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। कितने सेकंड लगेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पास करने में किसी वेव को? ठीक है, वो उसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये था आप लोगों का कुछ एक छोटी छोटी सी डेफिनेशंस। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल वगैरह ट्राई करके देखते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन और बतानी होती है आप लोगों को यहाँ। वो होता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जितने टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में बोल दो, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में बोल दो, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज किया जाता है। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी में या एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ में रेडिएशंस को लगाने के प्रोसेस को बोला जाता है, उनके उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो लिख लो बच्चों, ये डेफिनेशन लिख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, ये भी कई बार पूछ लेता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होगा? द अरेंजमेंट, ये बोला जाता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ electromagnetic waves. This is the arrangement of electromagnetic waves. This is the arrangement of electromagnetic waves in the increasing और डिक्रीजिंग, वो आपकी मर्जी है, चाहे आप इंक्रीजिंग में लगाओ या डिक्रीजिंग में लगाओ। इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर मैं बात करता हूं बच्चों, सबसे पहले मैं रख रहा हूं यहाँ रेडियो वेव्स को। रेडियो वेव्स के बाद मैंने यहाँ पे रखा बच्चों माइक्रोवेव्स को। यहाँ मैं रख रहा हूँ बच्चों इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है बच्चों, इंफ्रारेड के बाद आप लोग यहाँ पे रख लो विजिबल रेज रख लो आप यहाँ पे। विजिबल के बाद रख लो बच्चों यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज के बाद आप लोग रखो बच्चों एक्स रेज। उसके बाद आती हैं बच्चों गामा रेज, इसको बोला जाता है गामा, ये हो जाएंगी गामा रेज। और लास्ट में आती है बच्चों कॉस्मिक रेज। तो यहाँ से यहाँ मूव करते हुए बच्चों,
यहाँ से यहाँ देखो रेडियो वेव्स, उसके बाद माइक्रोवेव्स, देन इंफ्रारेड ये आ जाएंगी। इंफ्रारेड रेडिएशन बोल दो आप, इंफ्रारेड वेव्स बोल दो, कोई चक्कर नहीं है। विजिबल रेज, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, देन कॉस्मिक रेज। यहाँ से यहाँ जाते हुए ना फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है इन रेडिएशंस की, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। यहाँ से यहाँ जाते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी बच्चों। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती जाएगी तो एक रिलेशन होता है बच्चों, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा का। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब ये सर C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा क्या है? C इज स्पीड ऑफ लाइट। C इज स्पीड ऑफ लाइट। आई थिंक आप लोगों ने 10th क्लास में भी ये रिलेशन पढ़ा होगा। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। कोई पार्टिकल अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, कोई अगर वेव, पार्टिकल छोड़ो अभी, कोई वेव अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है बच्चों, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है और ये उसकी वेवलेंथ है। तो अगर मैं उसकी स्पीड निकालना चाहता हूँ, अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ कि वो किस स्पीड से मूव कर रही है, तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसकी स्पीड निकल जाएगी। देख लो आप, यूनिट क्या है स्पीड ऑफ लाइट के लिए? यूनिट क्या होगी बच्चों? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकंड। और आप लोग जानते हो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? पर सेकंड। और लैम्डा की यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। तो वही मीटर पर सेकंड, और यहाँ से भी यूनिट क्या आ रही है? मीटर पर सेकंड। तो ये रिलेशन होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। किसी पर्टिकुलर वेव के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये है स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव एंड वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव। अब अगर मैं कहता हूँ कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, तो वेवलेंथ कम होता जाएगा। अरे वेवलेंथ कम होती जाएगी बच्चों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो क्या रहेगी? यहाँ फिक्स रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, तो वेवलेंथ लैम्डा क्या करता जाएगा? यहाँ से यहाँ लैम्डा डिक्रीज करता जा रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और लैम्डा डिक्रीज होता जा रहा है, लैम्डा डिक्रीज करता जा रहा है। तो ये एक पैटर्न में रख दिया सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक पैटर्न में रख दिया। किस पैटर्न में रखा? कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और वेवलेंथ घटती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और वेवलेंथ घटती जा रही है। और अगर मैं यहाँ से यहाँ बात करूँ, यहाँ से यहाँ बात करूँ, तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी और वेवलेंथ क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी, वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। अगर मैं यहाँ से यहाँ बात करूँ, ठीक है, चाहे आप वहाँ से यहाँ खींच दो, आप यहाँ से वहाँ खींच दो, जैसे आप याद कर सकते हो वैसे याद कर लेना इसको। तो कुछ खास नहीं है बच्चों, इसको ध्यान रख लेना आप लोग। अच्छा, विजिबल में कौन कौन सी आती हैं बच्चों? विजिबल के जो, अगर मैं कलर की बात करता हूँ, विजिबल में आप लोगों ने विबग्योर पढ़ा होगा। विजिबल रेज के अंदर आप लोगों ने विबग्योर पढ़ा है ना? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर आते हैं विजिबल रेडिएशंस के अंदर। ठीक है ना बच्चों? तो ये सब चीज़ें हैं, पढ़ लेना इनको। इसके बाद नेक्स्ट देखो, कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके देखते हैं। बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं वेव्स के बारे में बच्चों। वेवलेंथ का पता होना चाहिए आप लोगों को, वेवलेंथ क्या होती है। फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी बच्चों बहुत ध्यान से समझ लो आप लोग। फ्रीक्वेंसी के बारे में कई बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पर सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं, तो उसकी क्या बोला जाएगा बच्चों? फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। साइकिल पर सेकंड बोला जाता है, साइकिल पर सेकंड बोला जाता है बच्चों। अगर मान लो अगर मैं कहता हूँ कि ये है, यहाँ से मूव करना शुरू किया मैंने, यहाँ से है, कोई पर्सन ऐसे चलता जा रहा है बच्चों, ये मूव करना शुरू करता है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को एक सेकंड में कितनी बार क्रॉस कर रहा है? यहाँ से यहाँ गया, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। अगर ये एक सेकंड में इसको 7 बार क्रॉस कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 7 हर्ट्ज हो जाएगी बच्चों। 7 साइकिल पर सेकंड हो गया ना? ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर 8 बार क्रॉस कर रहा है तो 8 हर्ट्ज, 8 हो जाएगी बच्चों। अगर 9 बार कर रहा है, 10 बार कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी उसी अकॉर्डिंग 10 साइकिल पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये था फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके देखते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है? 8, 9, 10 साइकिल पर सेकंड जो भी आएगा। ये कहता है कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस। कैलकुलेट द वेव लेंथ, मतलब लैम्डा निकालना है आप लोगों को। और लैम्डा किस में आएगा? मीटर में, सेंटीमीटर में, पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, जो भी आएगा। एंड फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। एंड फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू भी निकालना है आप लोगों को ऑफ येलो रेडिएशंस।
of yellow radiations having a wavelength of, calculate the, sorry वेव नंबर निकालना है आप लोगों को यहाँ, कैलकुलेट द वेव नंबर, यानी कि न्यू बार निकालना है, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग अ वेवलेंथ बच्चों, लैम्डा आप लोगों को दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम। लो जी 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ बच्चों। आप यहाँ से देखो लैम्डा की वैल्यू दे दी उसने, लैम्डा दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो आ जाएगा 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, एंड इट विल बी बच्चों 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ गया। लैम्डा की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो वेव नंबर, पहले वेव नंबर निकाल लो। न्यू बार क्या होता है 1/λ, अभी बताया था आप लोगों को। वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा एंड टाइम पीरियड वाज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये न्यू बार निकालना है, न्यू बार आ जाएगा 1/5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। सॉल्व कर लेना बच्चों इसको, 0.2 आ जाएगा, 0.2 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा तो 7 पर मीटर, ये निकल जाएगा। बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट बच्चों आप लोगों को निकालनी है यहाँ पे, ये तो हो गया वेव नंबर। एक इसने पूछा है बच्चों फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, अभी बताया मैंने आप लोगों को, ये फॉर्मूला तो आप अपने दिमाग में बिठा लो। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। न्यू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव, एंड C इज स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव। तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब देखो C तो आप लोग जानते हो कितना होगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा बच्चों। फ्रीक्वेंसी आप लोगों को निकालनी है और लैम्डा उसने दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। लो भाई बड़ा ही सिंपल है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको डिवाइड कर दूंगा मैं 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, न्यू निकल जाएगा। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा बच्चों 0.6 इंटू 10⁻15 पर सेकंड, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था बच्चों कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और भी सोल्व करके देखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। लैम्डा, कहीं लैम्डा कैलकुलेट करना होगा, कहीं फ्रीक्वेंसी वगैरह कैलकुलेट करनी होगी, तो उन सब प्रॉब्लम को सोल्व करके देखना। जो डाउट होते हैं आप लोगों के, वो डाउट मेरे पास भेजना बच्चों व्हाट्सअप ग्रुप में, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है जी बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच।